अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स तो चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसका लेक्चर नंबर 2 है जो कि आज हमने स्टडी करना है। और उस लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे, आर्टिकल 1.2 जो कि MCQs के अतबार से वेरी इंपॉर्टेंट है और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका नाम है फील्ड्स ऑफ फोर्स। तो फील्ड्स ऑफ फोर्स को स्टडी करने से पहले तो हमें थोड़ा सा ओवरव्यू करना चाहिए पिछले टॉपिक का जो कि कॉलम्स लॉ था। इससे कॉलम लॉ से मिलता जुलता एक लॉ हमें न्यूटन ने भी ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। तो इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। ज़रा देखिएगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और जो कॉलम्स लॉ है वो हमें दोनों फोर्स, दो मैसेज के दरमियान जो फोर्स हैं और दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस हैं उनकी मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन के बारे में बखूबी हमें बताती हैं। लेकिन ये फोर्सेस कैसे ओरिजिनेट होती हैं, कैसे पैदा होती हैं और ये एक मैस से दूसरे मैस में या एक चार्ज से दूसरे मैस चार्ज तक कैसे ट्रांसमिट होती हैं, इनके बारे में दोनों लॉज हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, तो इसका जो हम देखते हैं थोड़ा थ्योरेटिकली इसकी स्टडी कर लें। न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ एंड कॉलम्स लॉ गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस रिस्पेक्टिवली। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ बात। उस ये जो दोनों लॉज हैं ये किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकती हमें। एक तो इनकी कहाँ ये फोर्सेस जो हैं कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ओरिजिन ऑफ द फोर्सेस, और दूसरा क्या है ये कैसे एक मैस से दूसरे मैस तक ट्रांसमिट हो जाती हैं और एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक कैसे ये ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो इनका जो आंसर है तो आज हमने उनको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करना है। तो जो पहला सवाल है ये वाला, ओरिजिन ऑफ द फोर्सेस क्या है, ये स्टिल अननोन है, ये हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो हम इनको क्या क्या कह देते हैं, ये बेसिक फोर्सेस हैं। ये क्या है, बेसिक फोर्स है, नेचर ने इनको डेवलप किया है और वही इनकी रीजंस जानती हैं। तो आगे हम जाके थोड़े से कोई रीजंस क्रिएट भी करेंगे अपनी तरफ से आने वाले लेक्चर्स में। तो जो अभी तक हमने ये देखा कि ये जो फोर्सेस हैं ये बेसिक फोर्सेस हैं और नेचुरली अकर करती हैं। ठीक है, तो जो दूसरा जो क्वेश्चन है कि हाउ दीज फोर्सेस ट्रांसमिट फ्रॉम वन मैस टू अनदर एंड वन चार्ज टू अनदर, तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। ठीक है, तो इसका जो जवाब है, जो फर्स्ट सबसे पहले जो माइकल फ्राइडे ने दिया था, इसकी रीज़न प्रोवाइड की थी, वो क्या थी रीज़न कि इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये अहम बुनियादी प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब है बुनियादी, बेसिक प्रॉपर्टी है दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है अराउंड इन ए स्पेस अराउंड द चार्ज, के एक इर्द गिर्द स्पेस में अराउंड ए चार्ज। ज़रा देखिएगा कि फ़र्ज़ कर लें कि मेरे जो हाथ है ये, इस हाथ के इस बिल्कुल स्पेस के दरमियान में एक चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज के तीनों तरफ यानी चार तरफ हम अतराफ़ लेते होते हैं, या हम स्पेस की बात करें थ्री डायमेंशनली इसके स्पेस रीजन में क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक ऐसा रीजन होता है, थ्री डायमेंशनल रीजन होता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज आने की कोशिश करे तो उसको पहले वाले चार्ज का क्या इफ़ेक्ट मसूल होता है, वो फील कर सकता है, एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ज़रा देखिएगा कि माइकल फ्राइडे ने कहा था कि एक किसी चार्ज के गिर्द उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड रखता होता है अपनी, ठीक है, जिसमें वो दूसरे चार्जेस को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फिर मैंने डेफिनेशन लिखी है, और डेफिनेशन क्या है, एक थ्री डायमेंशनल स्पेस होती है। क्या होती है, थ्री डायमेंशनल स्पेस होती है। कहाँ पर होती है ये, अराउंड द चार्ज, चार्ज के इर्द गिर्द क्या होती है, थ्री डायमेंशनल स्पेस होती है। और कहाँ पाई जाती है, अराउंड द चार्ज, इन विच जिसमें अदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस, जो दूसरा चार्ज है वो एक्सपीरियंस कर सकता है, वो अपने फील करता है क्या, इट्स फोर्स, जो पहले वाला चार्ज है उसकी फोर्स इफेक्ट को फील कर सकता है। तो ऐसी थ्री डायमेंशनल स्पेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब देखें कि अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा तो उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी किया। अब हम उसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं कि अब हमारे पास एक चार्ज है, प्लस पॉजिटिव चार्ज है Q, और उसके इर्द गिर्द हमने डॉट्स लगाए हैं। ये डॉट्स जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे, जो चार्ज के करीब वाला रीजन होगा वहाँ पे जो फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी और स्ट्रॉन्ग होगी,
और यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसी होगी और ताकतवर होगी, स्ट्रांग होगी। और जो चार्ज से अगर हम दूर जाते जाएंगे तो देखिएगा डॉट्स थोड़े फासले फासले पे कम कम होने लग गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारी जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी और क्या होगी, वीक होगी। तो अब यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है कि डेंसिटी ऑफ द डॉट्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ के, फील्ड स्ट्रेंथ के। तो अब पता क्या चला कि जहाँ जहाँ ज़्यादा डेंसिटी ऑफ द डॉट है यहाँ पे इस रीजन में, तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है और फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और यहाँ पे जब डेंसिटी, यहाँ पे देखें रेड जो डॉट्स मैंने लगाए हैं ये बहुत कम है, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा है, जगह ज़्यादा ली हुई है और डॉट्स कम है, क्योंकि डेंसिटी कम है। ठीक है, डेंसिटी कम होने का मतलब है फील्ड स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो अब ज़रा देखिएगा, ये हमने एक चार्ज लिया है, उसकी एक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज लिया है, टेस्ट चार्ज जिसको कहते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है कि पॉजिटिव तो उसके पोलैरिटी को शो करता है कि पॉजिटिव चार्ज है, और जो टेस्ट चार्ज है ये बहुत ही छोटा चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज होता है। पॉइंट चार्ज हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था क्या होता है। तो अब ज़रा देखिएगा, पॉइंट टेस्ट चार्ज का मतलब है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी वीक है कि ये दूसरे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे चार्ज को हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो, अगर हम इस चार्ज को थोड़ा सा इसके करीब, इस चार्ज के करीब लेके आते जाएं, तो जैसे ही इसकी फील्ड, इस चार्ज की अपनी फील्ड है, इस चार्ज की अपनी फील्ड है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, तो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगी। यानी कि ये चार्ज, ये वाला चार्ज इस चार्ज, टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। क्यों इस डायरेक्शन में लगा रहा है, क्योंकि बोथ आर सेम सिमिलर चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज। हमने पढ़ा कि सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज या अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये पिछले टॉपिक में हमने लास्ट पढ़े थे। ठीक है, तो अब ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज भी कोशिश करेगा ये परे की तरफ जाए और इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा। यानी कि दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कूलम्स लॉ में। ठीक है, तो अब ये जो इंटरेक्शन हो रही है, इसकी फोर्स इधर तक ट्रांसफ़र हो रही है, इसकी फोर्स इधर तक ट्रांसफ़र हो रही है, कैसे हो रही है, ये दरअसल हमारा बेसिक क्वेश्चन था। तो ये दो स्टेप्स की मदद से, दो स्टेप पे इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला स्टेप क्या है, द चार्ज क्यू प्रोड्यूसेस ए फील्ड। दोनों चार्जेस ने क्या की है, अपनी अपनी एक फील्ड को प्रोड्यूस किए, दोनों अपनी अपनी फील्ड रखते हैं। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, द फील्ड इंटरेक्ट्स। इन दोनों की जो फील्ड है एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, इंटरेक्शन करती हैं। क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं विद चार्ज क्यू नॉट। इस चार्ज की जो फील्ड है इस चार्ज की फील्ड के साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करती है टू प्रोड्यूस फोर्स एफ। ये क्या करती है, इंटरेक्शन की वजह से, इन दोनों फील्ड्स की इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स है वो पैदा होती है और एक दूसरे के ऊपर एक्ट होती है। तो वो अलग बात है कि ये रिपल्सिव फोर्स होगी या अट्रैक्टिव फोर्स होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। लेकिन फोर्स पैदा तब होती है जब दोनों की चार्जेस की फील्ड क्या हों, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो उसके बाद हमने जो थोड़ी सी बात रह गई है हमारी कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब ज़रा देखिएगा कि अब यहाँ पर इस चार्ज की जो रीजन है, इधर जो फील्ड है इसकी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर एक चार्ज हो और एक चार्ज यहाँ पर पाया जाता हो, तो दोनों चार्जेस पर डिफरेंट फोर्सेस लगेंगी। अब इसकी फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो इस चार्ज की फील्ड को ये क्या, इस दोनों चार्जेस की फील्ड इंटरेक्ट करेंगी, तो ये चार्ज इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा और ये बहुत ज़ोर से इसको परे की तरफ धकेलेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे इसकी फील्ड वीक है, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स तो लगाएगा लेकिन वेरी स्मॉल फोर्स लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी फील्ड क्या है, वीक है। तो फील्ड, अब पता क्या चला कि हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक अपनी इंटेंसिटी है या अपनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, उस स्ट्रेंथ के मुताबिक वो दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। ठीक है, अब यही बात हम यहाँ पे डिफाइन करने लगे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक ही बात है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ द फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर हम कोई चार्ज ले लें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस पॉइंट के ऊपर जो टेस्ट चार्ज हमारा फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय ई, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी कोई ख़ास डायरेक्शन होगी लाजमी तौर पे।
ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर क्वांटिटी की होने की वजह से इसके ऊपर क्या लगा देंगे, यहाँ पे एरो लगा देंगे। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, वही डायरेक्शन दरअसल किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है। ठीक है, तो अब ज़रा देखिएगा, अगर हम ये कहें कि ये कितनी फोर्स है, तो ये F फोर्स है और ये किसके बराबर होते हैं, E इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होती है। अगर यहाँ से हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला अगर ड्राइव कर लें तो वो क्या बनेगा, यहाँ मैं करता हूँ, ज़रा देखिएगा कि E इज़ इक्वल टू F ओवर Q नॉट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाती है, अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। तो अब ज़रा देखो इसका यूनिट क्या बनेगा। अब यहाँ से देखें, अगर फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कॉलम। न्यूटन पर कॉलम इसका क्या होगा, SI यूनिट होगा। क्या होगा, SI यूनिट। ठीक है, तो अब पता क्या चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या बन गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी F ओवर Q नॉट। ठीक है, अगर हम इसको क्या कह दें, इक्वेशन नंबर 1 कह दें, और अब फोर्स का फार्मूला क्या है, जो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि फोर्स जो है, कॉलम फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उनको हमने सॉल्व किया तो हमने एक फार्मूला बना लिया था, वो ये था कि 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड का फार्मूला था फॉर वैक्यूम। ये बात याद रहे, ये जो फार्मूला है ये किसके लिए है, फॉर वैक्यूम। ठीक है, तो अब ज़रा देखिएगा, अगर हम इसको, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसके साथ डायरेक्शन लगानी पड़ेगी। डायरेक्शन क्या होगी, R यूनिट वेक्टर लगा देंगे हम, जो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब अगर ये वाला फार्मूला फोर्स की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो ये इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बिकम, ज़रा देखिएगा, E इज़ इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ओवर Q नॉट, ये वाला Q नॉट। ठीक है, तो ये Q नॉट इस Q नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो अब बाकी क्या बचेगा, E इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। यहाँ तक जो ये फार्मूला है ये मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, अभी हमें लिखते हैं, चलें, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं E इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सारा फार्मूला वही, Q ओवर R स्क्वायर। अब इसके साथ हम डायरेक्शन लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर, तो R यूनिट वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या ड्राइव कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला ड्राइव कर लिया है, जो कि फ्री स्पेस के लिए है। तो किसी और मीडियम के लिए अगर हम करना चाहें तो एप्सिलॉन नॉट के साथ हम क्या कर देंगे, एप्सिलॉन R को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा क्या, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q ओवर R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। तो ये है किसी ख़ास डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। ठीक है, फॉर मीडियम। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में तो नहीं है नीचे वाला फार्मूला, यहीं तक है, लेकिन ये फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन तो आप ये नोट डाउन कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई हो गई। अगर कोई इसमें कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।